Hello बच्चों, let's see this question. The question says that part A circular coil of n turns and diameter d carries a current I. It is unwounded and rewound to make another coil of diameter 2d. Current not T, this will be I. Current I. Let me change it. Current I. Current I remaining the same. Calculate the ratio of magnetic moments of new coil and original coil. Part B. Write two characteristic of material used for making permanent magnets. तो यहाँ जो हम की कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं फॉर पार्ट ए के लिए जो की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वो यूज करेंगे फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू ए कोइल। मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू ए जो कोइल होता है वो होता है इज इक्वल टू एन नंबर ऑफ टर्न्स इन कोइल, आई करंट फ्लोइंग इन कोइल इनटू एरिया ऑफ दैट कोइल। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम यूज करने वाले, म्यू इज इक्वल टू एन आई ए। अब देखते हैं क्वेश्चन में हमें क्या क्या गिवन है। क्वेश्चन बोला कि एक सर्कुलर कोइल है, एन टर्न्स है, उसमें डायमीटर डी है और करंट आई है। तो हम पहले क्या काम करेंगे, हम ओरिजिनल वाली कोइल के लिए म्यू निकाल लेंगे और फिर किसके लिए निकाल लेंगे, जो कोई न्यू कोइल है उसके लिए मैग्नेटिक मोमेंट निकाल लेंगे। फिर दोनों का रेशियो बताना है हमें, न्यू कोइल एंड ओरिजिनल कोइल, म्यू टू बाई म्यू वन बताना है। यहाँ लिखेंगे फोर ओरिजिनल कोइल, फोर ओरिजिनल कोइल। तो ओरिजिनल कोइल के लिए हमें नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है, नंबर ऑफ टर्न्स इज इक्वल टू कितने गिवन है, एन। डायमीटर गिवन है, let me call this d1 is equal to d। करंट गिवन है, करंट इज इक्वल टू आई। तो यहां से अगर हम निकालें म्यू कोइल कितना हो जाएगा, म्यू वन मैग्नेटिक मोमेंट, म्यू वन इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से, म्यू वन इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला था, एन आई ए। एक मिनट, म्यू वन इज इक्वल टू एन आई ए। एन कितना है, एन है हमारे पास यहाँ पे, एन के लिए एन ही है, और आई की एन आई। एरिया क्या हो जाएगा, एरिया होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर, तो आई स्क्वायर नहीं है, डायमीटर में क्यों है तो पाई डी बाई टू का होल स्क्वायर। यहाँ से बन गया एन आई पाई डी स्क्वायर बाय फोर। ये किसकी वैल्यू आएगी, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ओरिजिनल कोइल। अब हमें कोइल की वैल्यू चेंज कर दी, यानी फोर न्यू कोइल। ओके, नाउ फोर न्यू कोइल। न्यू कोइल में जो बोला है, जो हमारे पास न्यू कोइल में हमें एन चाहिए, आई चाहिए, ए चाहिए। तो आई तो सेम रहने वाला है, करंट सेम है। एरिया, एरिया में डायमीटर चेंज हो जाता है, एरिया चेंज हो रहा है, और नंबर ऑफ टर्न्स चेंज हो जाएंगी। अच्छा ये बताओ, जब हमारे पास ये कोइल एन टर्न्स थी, कि अगर मेरे पास ये कोइल है एक इस टाइप से, और इस कोइल में एन टर्न्स है, यानी कि एक टर्न पूरा हुआ, तो इसका दूसरा टर्न, तीसरा टर्न, फोर टर्न, फाइव टर्न्स, तो इस टाइप से टर्न्स हो रही हैं। तो इसकी लेंथ कितनी होगी, अगर एक टर्न्स होती तो कितनी लेंथ होती, इसकी लेंथ का मतलब इसका क्या होता है, सरकमफेरेंस होता है, यानी टू पाई आर होता। अगर डायमीटर के टर्म्स में देखें तो पाई डी होता। लेकिन अगर ऐसे अब इसमें कितनी टर्न्स है, एन टर्न्स है, तो इंटू एन हो जाएगी, यानी लेंथ ऑफ वायर कितनी हो जाएगी, पाई डी इंटू एन। उन्होंने बोला है कि लेंथ जो है, जो पहले लेंथ थी उतनी ही लेंथ अभी भी रहती है। देखो करंट आई रिमेनिंग द सेम, और डायमीटर उसका ड्यूडी कर दिया जाता है, और सेम वायर को उसमें से निपट कर दोबारा बाउंड किया जाता है। तो नंबर ऑफ टर्न्स चेंज हो जाएंगी, वो हमें कैलकुलेट करना है। वो न्यू कोइल क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ वायर विल रिमेन सेम। अगर लेंथ ऑफ वायर सेम रहने वाली है तो क्या काम करेंगे, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं जो इनिशियल लेंथ थी एल वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल टू रहने वाला है। तो एल वन कितना था, नंबर ऑफ टर्न्स कितने थे उसमें, और उसकी सरकमफेरेंस कितनी थी, पाई डी थी। ठीक है, अब सपोज करो कि इसमें नंबर ऑफ टर्न्स हो जाते हैं एन डैश, और एरिया, ओ सॉरी लेंथ सरकमफेरेंस कितनी हो जाती है पाई, और डायमीटर कितना हो गया था डी बाई टू, नहीं डायमीटर डबल कर दिया गया टू डी। जैसे डी से डी कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, तो एन डैश इज इक्वल टू आ गया एन बाई टू, यानी नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो गए हैं इस बार, हाफ हो गए हैं। तो हम यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे। सो म्यू टू क्या हो जाएगा, म्यू टू हो जाएगा नंबर ऑफ टर्न्स एन डैश आई, और करंट एरिया भी चेंज हो गया ए डैश। एन डैश कितना है एन बाई टू, करंट सेम है आई। ए डैश कितना हो गया पाई, कितना होता है एरिया का फॉर्मूला, पाई डी बाई टू का होल स्क्वायर, तो पाई टू डी बाई टू, यानी डायमीटर ट्वाइस हो गया टू बाई टी का होल स्क्वायर। तो एन बाई टू मल्टीप्लाई विद आई मल्टीप्लाई विद पाई, और टू से टू कैंसिल, तो डी स्क्वायर हो जाएगा।
तो ये आ गया हमारे पास म्यू टू की वैल्यू आ गई ni πd²/2। अब हमें क्या बताना है, हमें इनका रेशियो बताना था। तो μ2/μ1, μ2 कितना है ni πd²/2 और μ1 कितना था ni πd²/4। तो इससे पूरा कैंसिल तो जाएगा 4 ऊपर जाएगा बाय 2, तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो ये हो गया 2/1। तो इनका रेशियो कितना आया, तो रेशियो इज इक्वल टू μ2/μ1 इज इक्वल टू 2/1। तो द फाइनल आंसर इज 2/1 फॉर पार्ट ए। ठीक है, तो पार्ट ए का आंसर कितना आ गया 2/1। अब पार्ट बी में क्या बोला है, पार्ट बी में बोला है हमसे राइट टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मटेरियल यूज फॉर मेकिंग परमानेंट मैग्नेट्स। तो परमानेंट मैग्नेट्स के लिए जो यूज होता है, लेट मी एड वन स्लाइड। सो परमानेंट मैग्नेट्स के लिए जो यूज होती है टू कैरेक्टरिस्टिक, वो क्या है, तो बी पार्ट में चेंज कलर पेन, टू कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो जो मटेरियल यूज्ड होना चाहिए सबसे पहले तो वो क्या होना चाहिए, हाई वैल्यू ऑफ कोरेसिटिव होना चाहिए, उसमें हाई वैल्यू ऑफ कोरेसिविटी होनी चाहिए, और दूसरा उसमें एक रीजनेबल वैल्यू ऑफ रिटेंटिविटी होनी चाहिए, रीजनेबल वैल्यू ऑफ रिटेंटिविटी ऑफ रिटेंटिविटी। एग्जाम्पल क्या क्या है इसके, एग्जाम्पल हमारे पास स्टील, लाइक, तो हाई वैल्यू ऑफ कोरेसिटिव का मतलब लाइक अगर उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से हटा दिया जाए तब भी वो मैग्नेटिक फील्ड को पकड़े, मतलब उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड स्टोर हो जाना चाहिए, इतनी हाई वैल्यू ऑफ कोरेसिटिव होनी चाहिए। रिटेंटिविटी क्या होनी चाहिए, रिटेंटिविटी के लाइक अगर उसमें मैग्नेटिक फील्ड दूसरे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लाई जाए तो उस पर कोई इफेक्ट ना पड़े ज्यादा, तो इसमें ये टू कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। इसका एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, स्टील एक ऐसा मटेरियल है जिसमें दोनों वैल्यूज होते हैं, टू कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं अच्छी वाली। ठीक है, और एक हम बोल सकते हैं कि इसका जो एरिया ऑफ हिस्टेरिस कर्व है वो ज्यादा होना चाहिए, एरिया ऑफ हिस्टेरिस कर्व, हिस्टेरिस कर्व वो ज्यादा होना चाहिए। तो दीज आर द सम कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर अ गुड मटेरियल यूज्ड फॉर मैग्नेटिक परमानेंट मैग्नेट। तो बी भी हो गया और ए भी हो गया। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।